नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है कि ऑफलाइन होने वाला है, इसकी वजह से जो है जितने भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए चलिए दोस्तों, उसी कड़ी में आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑफलाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, ये है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके का जो कथन होता है वो क्या करता है दोस्तों? तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को क्या करता है? दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात करें तो ज्ञान की संरचना के लिए कि अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां प्रदान कर देगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो देखिए, इस तरीके के जो काम होगा कि एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे जो है कि प्रदान करने का फैसला करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यानी ये किस चीज़ का काम करेगा? तो पाठ का काम करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाजीकरण की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन से देखिए, तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। सेकेंड है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, और परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो समाजीकरण में बात करें दोस्तों, तो जो परिवार होता है वो आपका जो होता है कि प्राथमिक कारक होता है। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय जो है आपका द्वितीयक कारक होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यही जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की कितनी है, विभिन्न दशाएं हैं, न कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता या अन्य आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बन जाएगा आपका प्रथागत। क्या? प्रथागत, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये प्रथागत चरण को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की जैसी ही बात आती है तो हमने पिछले कई सारे प्रैक्टिस सेट या पिछले सेशन में भी हम लोग को आपको बताया था कि SCL आप याद रखेंगे, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। तो यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई रिलेट करता है तो राइट आंसर वही बनेगा। तो कल्चर की बात यहाँ पे की गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में
संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं? तो मैंने वैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा। तो जिन पियाजे की बात आए तो कुछ वर्डों को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक जो वर्ड है स्कीमा, ये राइट आंसर हो जाएगा जिन पियाजे के लिए, यानी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, तो स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास। तो बात करें तो ये अमूर्त जो है कि सोच का विकास जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये जो है अलग जो है अवस्थाओं में होता है, जबकि विचार और सोच में जो केंद्रीकरण होता है ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के में विकास का मुख्य गुण माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल एक विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान नहीं होती है, ना ही केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से इसका विकास होता है, और विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही नहीं होता है, जबकि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विकास जो है बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में जो विकास का क्रम है वो क्या होता है? तो सबसे पहला जो क्रम होता है आपका वो होता है सांवेदिक, सेकेंड होता है आपका मूर्त, और नेक्स्ट आपका थर्ड होता है अमूर्त होता है। तो ये 3 जो है ऑप्शंस जो है क्रम वाइज किस में मिल रहे हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे एक प्रगतिशील कक्षा में जो विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए क्या होंगी? महत्वपूर्ण होंगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करना नहीं है, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर भी नहीं, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर भी नहीं, जबकि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने के पर जोर देना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयुक्त है? तो मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से जिस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त किया गया है वह है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो है आपका कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, करना ही चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तो ये थे आज के सेशन में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीडीपी से थे, यानी कि तो दोस्तों आगे के जो यहाँ से 16 से लेकर के जो 30 तक के क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले जो है कि प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।